कर लिया। अब आते हैं AP9 पे। गाइज ये जो AP9 है ना, मतलब आप इसको जो चीज आप पर्सनली कई बार ऑब्जर्व करते होगे ना, वो आज यहाँ पे आएगी। पर्सनली जो आप चीजें ऑब्जर्व करते होगे वो यहाँ पे आएगी। देखो AP09 नाम है इसका वेरीफाइबल वेरीफाइबल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, या अपन इसको ये भी कह सकते हैं वेरीफाइबल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, या फिर हम इसको कह सकते हैं एविडेंस कॉन्सेप्ट या एविडेंस प्रिंसिपल। ठीक है ना। अब क्या है इसका मतलब लिखेंगे बाद में। देखो एग्जाम्पल देखते हैं, पहले एग्जाम्पल देखना। एक ए नाम का आदमी था और एक बी नाम का आदमी था। ठीक है, दोनों गए किसके पास मेरे प्यारे बच्चों? बैंक के पास। दोनों गए किसके पास? बैंक के पास। और बैंक के पास जाके इन्होंने क्या कहा वो मैं भी बताता हूं। बैंक के पास गए ये लोग और बैंक के पास जाके इन्होंने क्या कहा? बैंक के पास जाके इन्होंने कहा कि भैया हमें लोन चाहिए। ये भी बैंक के पास गया, लोन चाहिए। मुझे एक बात बताओ, बैंक के पास जब दो डिफरेंट डिफरेंट लोग जाएंगे तो बैंक लोन किसको देगा? भाई बैंक के पास पैसा अच्छा है तो सबको दे देगा। बट ये बात तो आपको पता है, बैंक विल रिजेक्ट, बैंक विल रिजेक्ट ऑल्सो। एंड रिजेक्ट किसको होगा? whose income is whose income is below par। मतलब जिसके पास कमाई ही का साधन ही कम होगा, बैंक के लेवल से कम होगा, तो बैंक कह देगी भैया तू तो हमारा लोन चुका ही नहीं पाएगा, हम तेरे को दे देंगे, तो तेरे पास तो इतनी कमाई ही नहीं है। तो अब क्या हुआ, ये जो ए है ना, इसकी इनकम कम है। क्या बोला? ए की इनकम क्या है? कम है, कम है। अब ए को क्या है, बी की तो ठीक है, तो बी को तो कोई टेंशन नहीं है, जाएगा और बैंक लोन दे देगा। बट ए जिसकी इनकम कम है, उसको भी पता है यार बैंक का प्रोसेस क्या है, साला बैंक लोन नहीं देगी। क्यों लोन नहीं देगी? हमारी कमाई उतना है ही नहीं, हमारा इनकम उतना है ही नहीं। सो बैंक विल ऑलवेज चेक द क्रेडिट वर्दीनेस। बैंक विल ऑलवेज सी whether the person whom we are paying will he be in a position to return the money or not yaar. You're able to understand what I'm trying to say, guys? So bank will always check whether that person is credible, whether that person will be able to return the money or not. So if you pay someone 1 crore rupees and that guy is not in a position, obviously why the hell will you pay? So same way bank will also check the documents, and bank knows that the income of this person is lower than the limit which bank have been set up. Now अब जो सेटअप लिमिट है उससे तो है कम। अब सुनना ये क्या कहना चाह रहा हूं मैं। अब ये जो इनकम है, अब ये जो इनकम है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये जो मेरी कमाई कम है ए की, तो ए को पता था। ए ने क्या किया? ए ने कहा अपन क्या करते हैं, ऐसी सेल लिख देते हैं, फर्जी सेल्स, मतलब फेक सेल्स। फेक सेल समझते हो कि मैंने इतना माल बेचा, फेक, मतलब बिना कोई उस चीज के। अब जैसे ये फेक सेल लिखी ए ने अपनी बुक्स में, ए की बुक्स क्या हो गई? बढ़ गई। इनकम क्या हो गई? बढ़ गई। बैंक को लगेगा ठीक है यार ये तो सही है। तो एक बात बताओ मुझे, अगर अपन अकाउंटिंग में लेट्स से फेक सेल कहने का मतलब ऐसा है कि उसने एक ऐसी सेल लिख दी जो उसको लग रहा है कि ठीक है यार लिख सकता हूं, तो अगर अकाउंटिंग करते वक्त कुछ ऐसा रूल ही नहीं होगा जो ये बता सके, जो ये बता सके कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, हम कौन से ट्रांजेक्शन को अकाउंट्स में लिख सकते हैं, तब तक तो रिलायबिलिटी इंश्योर नहीं हो पाएगी। मतलब हाउ समवन विल लुक एट द अकाउंट्स एंड से कि यार ये रिलायबल है। आज देखो बैंक पैसा देता है इस बेसिस पे कि आपके अकाउंट्स आपकी इनकम को क्या रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बैंक आपके एसेट्स देखता है कि आपके पास कितनी संपत्ति है, किसके बेसिस पे? अकाउंट्स के बेसिस पे। यार ये अकाउंट्स को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों मिल रही है? क्योंकि अकाउंट्स को लोग मानते हैं रिलायबल है, ऑब्जेक्टिव है, मतलब ये ढंग से रूल्स के बेसिस पे बनाई हुई है। आ रहा समझ में? अब अगर कोई रूल ऐसा ही नहीं है जो बिजनेसमैन को या अकाउंटेंट को ये बता सके व्हाट टू रिकॉर्ड व्हाट नॉट टू रिकॉर्ड, या कैसे हम ये रिलायबिलिटी को बचा सकें, तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है ना, एविडेंस प्रिंसिपल, अब आप इसको ध्यान से सुनना। मैंने कहा
every transaction which we record should have a corresponding evidence and document. This principle states that every transaction that we will record, this principle states that every transaction that we will record should have corresponding evidence and supporting documents. अब समझने की कोशिश करना, मैंने कहा था प्रैक्टिकली भी बताऊंगा, ये प्रैक्टिकली एक एग्जांपल दिया और कनेक्ट करूंगा, तुमने देखा भी होगा। कहने का मतलब है जैसे मैंने कहा मैंने माल बेचा, तो भैया तुमने माल बेचा तो इसका बिल लेके आओ, उस बिल में किसको बेचा, उसका एड्रेस क्या था, क्या प्राइस में बेचा, माल कौन सा था जो बेचा, कितनी प्राइस का बेचा, टैक्स कितना लगा। तो भैया ये डॉक्यूमेंट एविडेंस, ये जो बिल होता है वो एक डॉक्यूमेंट है, एक एविडेंस है, जो एक प्रूफ होता है, ताकि बैंक ने माना कि यार बैंक ने बोला तुम्हें कि लेके आओ, तुमने इतना माल कैसे बेचा, तो तुम अपने बिल लेके आओगे, देखो भैया इसको इस टाइम इतना इतना माल हमने बेचा। तो इसका मतलब अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन जो भी आप रिकॉर्ड करते हो, या अकाउंटिंग में जो रिकॉर्डिंग है, बुक कीपिंग में जो रिकॉर्डिंग है, व्हाट यू रिकॉर्ड ऑल दोस ट्रांजैक्शन विच कैन हैव कॉरेस्पॉन्डिंग और विच विल हैव ऑलवेज कॉरेस्पॉन्डिंग एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट। क्लियर है? अरे इसीलिए आप देखो, जब कई बार आपने देखा होगा पापा अपने कोई खर्चा करते हैं, कई बार होते हैं वो ऐसे कर देते हैं, और कई बार कोई बड़ा ऑफिस के हिसाब से खर्चा होता है, वो कहते हैं भैया इसका बिल दो, और ये बिल हमारी कंपनी के नाम से बनाओ, ये हमारे ऑफिस के नाम से बनाओ। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर हमें बिजनेस में वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है तो उस ट्रांजैक्शन का हमारे पास कोई ना कोई एविडेंस होना चाहिए, हमारे पास उस ट्रांजैक्शन का कोई ना कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए। इज दिस क्लियर टू यू? ये होना बहुत 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 जरूरी है, ये अकाउंटेंसी की रिलायबिलिटी को स्टैब्लिश करता है गाइस। क्लियर है बेटा फंडा?